अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मिसेस सरीना एशिया जस्टिस काजी फाइसा की बेगम साहिबा एक नया ख़त लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और इस तरह के वो ख़त वो पहले भी लिखती रही हैं। हम समझ नहीं आ रही कि वो क्या मकसद है, कुछ सियासत में आना चाह रही हैं या क्या एजेंडा है या क्या चाह क्या रही हैं, इस ज़रूरत क्या है इस समर की। और फिर दूसरा बड़ा अहम सवाल मैं आपके सामने आज उठा रहा हूँ, वो ख़त लीक कौन करता है, वो ख़त कौन देता है, मीडिया तक कौन पहुँचाता है। अगर लिख भी दिया, घर बैठे लिख दिया, ठीक है किसी को, लेकिन उसको पब्लिक क्यों भी वहाँ तो इस ख़ानदान को तो शौक़ नहीं है ना इस तरह का कि आप चीज़ें सारी ओपन हों, सारा कुछ सामने आए। और यहाँ बाकायदा ओपन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्राइडे 23 अप्रैल 2023। Mr. President, when will you and all others who have taken oath to do right to all manner of people set up the abide by your oaths of office? Mr. President, the people deserve better. May the Almighty accept all your supplications and forgive you the transgression of which you have sought forgiveness. अब जो उन्होंने ख़त लिखा है और जिक्र करते हुए कि 21 अप्रैल को कोयटा में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। जस्टिस काजी फाइसा ने 2016 में सानिया कोटा की तहक़ीक़ाती कमीशन रिपोर्ट में सिफारिशें 2016, 2017, 2018 ये भी तो लिख देते कि PML गवर्नमेंट ने क्या किया, ये उनके दौर था, उनका कंसर्न था, उन्होंने कुछ किया। चलें बहरहाल इस बात को आपके सामने रख देते हैं। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में सिफारिशात दी गई, बदकिस्मती से 4.5 साल गुजर जाने के बावजूद उन सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर कोयटा कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 21 अप्रैल का वाक़या शायद पेश नहीं हो जाता। एक अकेले जज ने जिम्मेदारों को बेनकाब कर लिया था, मगर हमारे असास इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। अभी तक क्या कहना चाहते हैं, कौम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये तो ख़त लिखने का सिलसिला इन्होंने आम जारी रखा है। जब दिल चाह ख़त लिख दिया। जस्टिस काजी फाइसा भी प्रेसिडेंट को ख़त लिखते रहे हैं, वो ख़त फिर कैसे लीक होते रहे, आप और हम ये सारा कुछ देखते रहे। यानी मकसद समझ से बाहर है। मुझे तो समझ आ रही है कि ये मकसद कैसा है कि ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो काम चल रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक होना है। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है आइन और कानून के मुताबिक होनी है। और जिस तरह की गुफ्तगू बतौर साइल फरमाते रहे हैं हमारे जस्टिस काजी ईसा बतौर साइल, वो आप और हम सब ने देख लिया है और हम सबको समझ आ गई है चीज़ों की। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आ चुकी हैं और इस पर अमल दरामद जो वैसे तो मैंने तो पटिशन दायर की थी नेक्टा के कॉन्टेक्ट से। नेक्स्ट एक्शन प्लान जो नवाज शरीफ के दौर में आया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बड़ी कोशिशें की, काविशें की। यहाँ प्रैक्टिकली देखना ना, यानी इन्हें चाहिए कि ये कोई दरखास्तें दें सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस के कॉन्टेक्स्ट में, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशनें दायर करें। ये ख़त लिखने की बजाय ना प्रैक्टिकल आएँ, वाकई कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कौम के लिए आके जाए। सिर्फ एक ही ज़ात को या एक ही बात को महवर नहीं बनाना चाहिए। और इस स्टेज के ऊपर जो कुछ भी है। दूसरी खबर आपके सामने जनाब, और वो मैंने ट्वीट भी किया, जी बिल्कुल मैंने ट्वीट किया उस हवाले से, और बैकग्राउंड पे चलेगा आप देखेंगे। जिस दिन नवाज शरीफ की तमाम जायदादें बेचने और अकाउंट से पैसा जब्त करके सरकारी ख़जाने में जमा कराने का ऑर्डर दिया गया, उसी दिन शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से ज़मानत पर रहा कर दिया। नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड पे खाली मुल्क से बाहर नहीं गए, ये तो नज़र आ जाना चाहिए। प्लेयर नीचे आना ऊपर आना ड्रामा आप और हम देखते रहे और वहाँ आज तक ऑपरेट नहीं कराया, ये आप और हम सब ने देख लिया। मरीम नवाज़ भी कोशिश करती रही कि उसी पैकेज का हिस्सा था कि उन्होंने बाहर जाना है, वो नहीं जाए, या कौन जाने नहीं दे रहा, ये तो नज़र आ जाएगा। जहांगीर तरीन अपने तय काम कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं उस काम के ऊपर। और जहांगीर तरीन ऐसे नहीं खड़ा, बैसाखियों से किसी ने दी हैं फराहम की हैं और वो खड़ा है। और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप सारा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसके पीछे खड़ी है। सिर्फ शुगर मिलें उनकी नहीं है, बाकी लोगों की भी है। अगर वाकई इसमें काम होता है, नैब जिस दिन करेगा ना शुगर मिलों में, तब समझ आएगी बात। FI को तो कमज़ोर FI है, वो अच्छे पैसे दे के वकील करके बड़े आराम से निकल सकते हैं, तो
जहांगीर तरीन का एजेंडा क्या है? जहांगीर तरीन को बहुत शौक है वज़ीर आला पंजाब बनने का। वज़ीर आज़म की सीट पे भी नज़र किसी वक्त रखी हुई है, और ये अगर वो डिसक्वालीफाई ना होते तो वो वज़ीर आला के लिए कोशिश कर बैठे थे, और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, फ्रंट पे वो रहें। तो यही वजह हुई कि शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे। इन दोनों की आपस में टसल और लड़ाई रही, और उसका एडवांटेज किसको हुआ या किसको नहीं हुआ वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। 40-42 लोग ये साथ लिए फिर रहे हैं, ऐसे तो नहीं लिए फिर रहे ना, सारे भूखे नंगे तो नहीं है ना। तो जहांगीर तरीन का पैसा, जहांगीर तरीन ने एमनेस्टी में जो पैसा डिक्लेयर किया है वो पैसा काला धन था तो डिक्लेयर किया ना। वाइट पैसा होता तो टैक्स दिया होता ना उसके ऊपर, तो एमनेस्टी में क्यों डिक्लेयर किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। एमनेस्टी को प्रोटेक्शन हासिल है और होनी चाहिए प्रोटेक्शन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने जा रहा है, ये है समझने वाली बातें। और नायब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना में, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ये एवन फील्ड वाला केस में इश्तिहारी पहले डिक्लेयर हो चुके हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, अल अजीज़िया में सज़ाएँ हो चुकी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया हुआ है। 8 हफ्ते की ज़मानत ली थी ना, वापस नहीं आए, और वो अपीलें एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, अपीलें खारिज हो जानी है हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। तो वो तो चाहते हैं कि ये वक्त इतना गुजर जाए कि ये गवर्नमेंट का वक्त गुजर जाए, अगली गवर्नमेंट में आए, आकर चीज़ें मैनेज करें, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट की अपीलों के कॉन्टेक्स्ट में भी। क्या होती हैं या मैनेज नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन ये जानबूझ के लिंगर ऑन करने का प्रोसेस ही ये है। और नैब पे सवाल उठने थे, इसलिए नैब ने अपीलें फ़िक्स करने के लिए भी और तोशा खाना के हवाले से भी बाकायदा मूवेबल प्रॉपर्टी जो हैं, जो ज़रूरी ज़मीनें हैं सारी, ढूंगा छांगला गली में जो घर हैं जिस पे मरीम नवाज़ की ऑब्जेक्शंस और उन ख़ानदान की ऑब्जेक्शंस आई हुई हैं कि हमारा शेयर भी है उसके अंदर, वो पुरानी जो 87-88 की कार्रवाई जो कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं, 87 और 87 ताज़ीरात ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ात के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोसेस होता है सारा, ताकि उसके मुताबिक ये काम आगे चल सके। फिर उनकी अकाउंट में पैसे ही कुछ नहीं है, यानी काम का मजाक तो है, वो ट्रैक्टर ट्राली या गाड़ी है वो ले सरकार जब्त कर ले, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो तो कहेंगे ये बाहर बताएंगे ना, बाहर की दुनिया में देखें ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। हालांकि एवरीबडी नोज लॉ हैड टू टेक इट्स ओन कोर्स। नैब के कानून में बड़ा क्लियर है, ज़ाब्ता फौजदारी बड़ा क्लियर है, जिसने ये प्रोसीजर सारा फराहम किया हुआ है। वो एक अलग बात है कि 87 और 88 में आज तक कितनी जदादें जब्त हुई हैं, कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। यानी वो ये मामला जैसे आपको साहब के सामने है, नुसरत शहबाज के हवाले से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें यहाँ दी थी और हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया, आपके सामने है। तो ये मामला भी अगर करते रहें तो ये चैलेंज करेंगे, वो अलग बात है। एब्सकॉन्डर को राइट कोई नहीं है, इश्तिहारी को जब तक इश्तिहारी खुद पेश रहा हूँ चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है। तो इश्तिहारी चैलेंज कौन करेगा? ये पुराना एक वतीरा है, उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच की है ना, उस प्रॉपर्टी में से कोई आएगा चैलेंज करेगा, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है भाई, ये कैसे कर दी, और वो ऑर्डर चैलेंज होगा। ये याद रख लीजिएगा, संभाल के रखिएगा ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं आपके लिए कि ये जो ऑर्डर दिया है 23 अप्रैल को नैब कोर्ट इस्लामाबाद ने, दैट ऑर्डर इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड। कौन चैलेंज करेगा? उसी खानदान में से मरियम चैलेंज कर देंगी या कोई और लोग जो हैं उनमें जॉइंट हिस्सादार हैं, जो जॉइंट उसमें चले आ रहे हैं, जिनका जॉइंट खाता है, जिनका जॉइंट ताल्लुक है, वो उठेंगे और वो अगर चैलेंज करेंगे सारे मामले को आप और हम देखेंगे। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सीधा सा मामला है जो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सिर्फ ये है जो सामने है वो सच नहीं है, जो सामने है वो सच नहीं है। सच क्या है? सच की तलाश जारी रखिएगा। मैं तो बड़ा कुछ सच बता देता हूं आपके सामने, मैं तो बहुत कुछ बता देता हूं आपके सामने। मैं भूल जाता हूं, ख़ास तौर पर हमारे दोस्त राज जी ने जो आप लोगों के लिए भेजा था वो मैंने शुरू में चलाना था, लेकिन मैं वीलॉग ख़त्म करने से पहले वो बात करने लगा। आओ लोगों की कोई बात करें, आओ लोगों की कोई बात करें, उन गरीबों की कोई बात करें
जिनको हालात ने जीने न दिया, उन नसीबों की कोई बात करें। आओ लोगों की कोई बात करें, उन गरीबों की कोई बात करें, जिनको हालात ने जीने न दिया, उन नसीबों की कोई बात करें। लोग जिनको वजीर कहते हैं, लोग जिनको वजीर कहते हैं, इन फकीरों की कोई बात करें। और इसका आखिरी शेर है कि खून पीते हैं जो ये अपनों का, खून पीते हैं जो ये अपनों का, इन शरीफों की कोई बात करें। ले जी, आपके सामने राज जी एम्स्टर्डम से, हॉलैंड से, उन्होंने जो बातें की आप लोगों के लिए की है, मुझे भिजवाई हैं। मैंने कहा मैं जो सुनना है मैं आप तक बता दूं। आपको इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।